डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। अखबारों में तरह तरह के मुकदमों की जानकारी मिलती रहती है, जैसे उस डाकिये की जिसे मामूली सी राशि का गबन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था और अब 29 साल बाद निर्दोष ठहराया गया। दूसरे एक मामले में किसी कॉन्ट्रैक्ट को सरकार द्वारा स्वीकार करने के 10 वर्ष बाद उसे अवैध ठहराया गया या आदेश जारी होने के 20 वर्ष बाद उन्हें उलट दिया गया या किसी इमारत को 30 साल बाद अवैध ठहराया गया या किसी छोटी सी आबादी के तथाकथित अधिकारों को रद्द कर दिया गया। क्या यह भयानक नहीं है कि आधुनिक विश्व में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को किसी भी समय गैरकानूनी ठहराया जा सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी की सनक पर हो रहा है, लेकिन उसमें कानून के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आजकल न्यायालय तय करते हैं कि पुरुष या महिला कौन है, अमीर या गरीब कौन है, किशोर या प्रौढ़ कौन है आदि। यह बात आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत को स्थापित करने वाले अधिकांश नेता वकील थे। कानूनी व्यवस्था का मकसद था एक ऐसा विश्व बनाना जो अधिक सुरक्षित हो। मुझे बताया गया कि कानूनी व्यवस्था से पहले के समाज में अराजकता और उत्पीड़न व्याप्त थे। अब स्थिति बहुत सुधर गई है और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या ये वाकई में सच है? एक दिन मैंने अपने एक मित्र से कहा कि ऋग्वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था आज भी पनप रही है। पुरुष सूक्त नामक वैदिक स्तोत्र के अनुसार प्रत्येक समाज एक जीव समान था। इस जीव का सिर समाज का मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मणों अर्थात बुद्धिजीवियों से, उसकी भुजाएं समाज को सुरक्षित रखने वाले क्षत्रियों अर्थात योद्धाओं से, धड़ समाज को खिलाने वाले वैश्यों अर्थात
व्यापारियों से बनता था और उसकी टांगे समाज की सेवा करने वाले शूद्रों अर्थात नौकरों से बनती थी। कई समाज सुधारक मानते हैं कि भारतीय समाज में बुराई की जड़ यही वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन आधुनिक भारत ने यह वर्ण व्यवस्था लोकतंत्र के कारण या उसके बावजूद अपनाई है। आज के समाज में सिर का भाग वकील और न्यायाधीशों से बना है। यह नए काल के ब्राह्मण हैं जो प्राचीन काल के पुजारियों के समान तय करते हैं कि सही क्या है। भुजाएं राजनीतिज्ञों से बनी है। यह नए काल के क्षत्रिय हैं जो पहले के राजाओं के समान बलपूर्वक अपना काम करवाते हैं। धड़ उद्योगपति कंपनियों में काम करने वालों और उद्यमियों से बना है। यह नए काल के वैश्य हैं जो प्राचीन काल के व्यापारियों समान अमीर हैं। और अंत में आते हैं नए काल के शूद्र। ये एक्टिविस्ट हैं जो मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, समलैंगिकों और बूढ़ों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। वे उच्च 3 वर्णों को चुनौती देते हैं क्योंकि इन वर्णों के लोगों ने सत्ता और धन पर अधिकार जमाया है। जब मैंने समाज का यह नक्शा अपनी एक्टिविस्ट मित्र को समझाया तो वह नाराज हुई। उन्हें शूद्र कहा जाना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें नए काल का ब्राह्मण भी कहा जाना पसंद नहीं था। इसलिए मैंने उससे क्षमा मांगी। संपूर्ण विराम।